हाँ देखिए, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं, यानी हम वो मैथ्स देख रहे हैं जो 12th क्लास के फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वेक्टर ना। वेक्टर ऐसी हाँ क्या है 61? हाँ लेके आओगे। वो नए वाले में है कि पुराने वाले में है? नए वाले में है क्या? छूट गया है क्या? अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, मैं बता दूंगा एकदम। हाँ देखिए, ये है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? एरो से। बोलो, जैसे हमको बताना है कि एक ब्लॉक है, इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो हम ऐसे ही ना दिखाते हैं कि इधर की तरफ 10 न्यूटन लगा है ना। इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड अगर आधा होगा तो लेंथ भी आधा हो जाएगा। जैसे अगर हमको बताना है कि नीचे लगा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ठीक है, नीचे की तरफ एक एरो तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन उसका लेंथ हम इसका आधा कर देंगे। इसलिए कर देंगे, लगभग आधा दिख ही रहा होगा, इसलिए कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो आधा है, लेंथ भी आधा हो जाएगा। वेक्टर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? तो अगर कोई वेक्टर है तो हम उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं, इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि F बराबर m में तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। इसमें दो लोग वेक्टर हैं। कौन कौन से दो लोग वेक्टर हैं? फोर्स और एक्सेलरेशन। तो अगर इसको ढंग से लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, F के ऊपर और A के ऊपर एरो लगा देंगे। इससे समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के पास तो डायरेक्शन है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए हमको वेक्टर के सिर्फ अमाउंट की बात करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दोनों साइड में एक एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा है, आप वेक्टर के ऊपर का तीर हटा लीजिए, खाली अगर कहीं ए लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना। ये सब तो बेसिक बातें हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कहां? पोजीशन वेक्टर तक। पोजीशन वेक्टर जिसको डिनोट किया जाता है आर से, और वेक्टर है तो इसीलिए इसके ऊपर एरो भी आएगा। ठीक है, इन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा वेक्टर होगा जो हमको किसी का पोजीशन बता रहा होगा। अब जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका नाम है ओ। क्या नाम है? ओ। अब इसका पोजीशन कहाँ है? तो जाहिर सी बात है, पोजीशन देखने के लिए ना पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। अरे बोलो ना, कोई पूछेगा बताओ एसएस एकेडमी बेतिया में कहाँ है, तो बिना किसी रेफरेंस के तुम नहीं बता पाओगे। तुमको बताना होगा कि देखो एसएस एकेडमी मुहर्रम चौक से ईस्ट ना है, ईस्ट जाने पे मिलेगा। चाहे बोलो कि गंडक चौक से वेस्ट जाने पे मिलेगा। रेफरेंस तो लोगे ना। दुनिया में किसी भी चीज का लोकेशन, किसी भी चीज का पोजीशन हम बिना रेफरेंस के बता ही नहीं सकते हैं। अरे बोलिए ना। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसका पोजीशन बताना है तो आपको कोई रेफरेंस लेना होगा, यानी कोई ऑब्जर्वर होगा जो कि इसका पोजीशन बता रहा होगा। तो वो रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए हमने यहां ले लिया, इसको हमने कह दिया ए। अब बोलो हाँ, तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो ऐसा समझिए ना कि कोई यहाँ पे खड़ा है और बता रहा है कि वो कहाँ है, तो ऐसे ही ना बताएगा देखो उधर है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर हम चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बोला जाएगा पोजीशन ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए, आर ओ ए। क्या है ये? आर ओ ए है क्या? ये पोजीशन ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए है ये। सही है, ठीक है। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि ऑब्जर्वर यही हो सकता है, ऑब्जर्वर यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कैसे दिखाओगे? तो ऐसे दिखा देंगे हम लोग। बोलिए, यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो बताएगा देखिए वो रहा पोजीशन। इसको बोला जाएगा आर ओ बी। अगर मान लीजिए कोई यहाँ है, उसका नाम है सी, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कैसा होगा? तो ऐसा होगा। इसको क्या बोला जाएगा? आर ओ सी बोला जाएगा। तो एक चीज हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के रेस्पेक्ट में एक ही चीज का पोजीशन अलग अलग हो सकता है। बोलो, जैसे मान लीजिए कि ये लड़का है, मेरे रेस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में है। बोलिए ना,
मान लीजिए मेरे रेस्पेक्ट में ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है क्या, लेकिन जस्ट उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में भी ये नॉर्थ में है क्या, नहीं, उसके रेस्पेक्ट में तो वो हो सकता है आधा मीटर पे बैठा हो। तो ऑब्जर्वर बदल गया तो पोजीशन भी सेम आदमी है, लेकिन अलग अलग लोगों के रेस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये यहां भी आपको दिख रहा होगा। एक तो पोजीशन वेक्टर का आपको डायरेक्शन भी अलग अलग दिख रहा होगा, और ऊपर से पोजीशन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड भी अलग अलग दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, इसका है, सबसे कम इसका है, इसका कुछ बीच में है। क्लियर है? तो देखिए आपकी किताब में ये लिखा होगा। ठीक है, बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कोई पॉइंट दिया होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। क्या मतलब है x, y, z का, कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x में चलना पड़ेगा, x, y में चलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम इस कमरे में उस कॉर्नर को ओरिजिन माने, इसको मान ले हम x एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं, ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं, और ये जो बाहर जा रहा है उसको z एक्सिस मान लें। और मैंने कहा कि एक पॉइंट यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए 6, 2, 3। कितना है, 6, 2, 3। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर तुमको यहां तक पहुंचना है, x में चलना पड़ेगा 6 मीटर, बोलो, y में चलना पड़ेगा 2 मीटर, अरे तो y ऊपर है ना है, और z में चलना पड़ेगा 3 मीटर, आप यहां पे पहुंच जाइएगा। अरे तो ये पता ही ना बताता है कि एक्चुअल में ये पॉइंट कहां है, बोलो। तो जनरलाइज करके मैंने लिखा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके x कोऑर्डिनेट है, जिसका x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, z कोऑर्डिनेट है, ये कुछ भी हो सकता है। ये 2, 3, 4 हो सकता है, ये -4, 6, -7 हो सकता है। अरे बोलो, हाँ ठीक है, तो हमने जनरलाइज करके लिखा है। हमको बताना है कि उसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा। क्या ऑब्जर्वर का कोई जिक्र है, क्या इस बात का जिक्र है कि हम कहां से देख रहे हैं? अरे तो हाँ ना, कुछ भी बोलो यार, अभी तो नहीं कहा गया। तो अगर जिक्र ना हो तो हमेशा ऑब्जर्वर कहां होता है, ओरिजिन पे। इसी को हम लोग ऑब्जर्वर मानेंगे। ठीक है, अरे बोलिए, हाँ। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में हमको बताना है कि इसका पोजीशन कहां होगा, है कि नहीं। तो उसको थोड़ा ढंग से समझने के लिए ना मैंने एक ऐसा क्यूबॉइड टाइप का ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ऐसे में तो आपको नहीं समझ में आ रहा था ना कि ये 3 डायमेंशनल है। ऐसे में तो लग रहा था बोर्ड पे ही है, ये कहां लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो क्यूबॉइड ड्रॉ किया ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो बोर्ड के प्लेन के बाहर है, कहीं इधर हवा में है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, और यहां तक पहुंचने के लिए x में चलना पड़ेगा x, y में चलना पड़ेगा। z का मतलब तिरछा थोड़े है, z का मतलब बाहर ना है, तो यहां पर कहीं वो पॉइंट है। सही है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि x में कितना चलना पड़ेगा, तो x चलना पड़ेगा, बोलिए। तो अगर हम यहां से यहां आते हैं और अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उस वेक्टर, अच्छा पहले तो बताओ, पोजीशन वेक्टर को तो ऐसे ही ना दिखाओगे, इसको क्या बोला जाएगा, पोजीशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू o। लेकिन बाबू o लिखना जरूरी नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होता है। लोगों को पता है कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ओरिजिन पे। तो जिस चीज के बारे में पता है, अब उसको अलग से उसका जिक्र करना जरूरी, तो हम सिर्फ इसको r से ही दिखा सकते हैं। नहीं बोलोगे? हाँ सुनो, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। बोलिए, अब ये होगा कितना, तो इसके लिए बताइए, सबसे पहले हम x में कितना चलेंगे, x चलेंगे, तो उस वेक्टर का नाम होगा x i कैप। आई कैप क्यों? वो डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है। ये बात पता होना चाहिए कि ये साइन बोर्ड की तरह होता है। साइन बोर्ड का मतलब देखते समझ में आना चाहिए कि इसका डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की तरफ है। तो x एक्सिस की तरफ क्या यूज होता है, आई कैप। y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ k कैप यूज होता है ना, ऐसा होता है। अब देखो, अब हमको जाना होगा ऊपर, कितना जाना होगा, y जाना होगा। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, y j कैप होगा। y मैग्नीट्यूड हो गया और j कैप बता रहा है इसका डायरेक्शन।
फिर हमको जाना होगा इधर बाहर। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम ऐसे तो आ नहीं सकते, तो हमने उपाय लगा लिया कि तिरछा चल लेंगे, लेकिन हम समझेंगे कहाँ आ रहे हैं हम लोग, बाहर आ रहे हैं। तो कितना चलना पड़ेगा, जेड चलना पड़ेगा। और चूंकि जेड डायरेक्शन में चल रहे हो, इसीलिए तुम लिखोगे जेड के कैप। वो गलती से जे था, जेड के कैप ना होगा, तो ये होगा एक्स आई कैप, ये होगा वाई जे कैप, और ये होगा। और आपको लग रहा है कि इन्हीं तीनों को जोड़ के ये बनाया गया है। कैसे? क्योंकि आप याद करिए लॉ ऑफ पॉलीगन, जिसमें वेक्टर्स को हम लोग सेम ऑर्डर में सजाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है ये तीनों सेम ऑर्डर में सजा हुआ है? और पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दीजिएगा, सही है? तो ये मिला। इसका मतलब हुआ, हमको एक बात समझ में आ गया कि यहां वेक्टर आर जो होगा, क्या बोलो, वेक्टर आर जो होगा वो कुछ और नहीं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा। का मतलब हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या, जेड के कैप होगा ना। तो सुनो, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये सब समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझ में आया है तो और भी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि तुमको बस इतना याद रखना है कि अगर एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो, एक्स कॉमा वाई कॉमा, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। ये बात तुमको याद रखना है। कैसे आया, मैंने कोशिश किया कि मैं तुमको समझा दूं, तो समझ में आया है? ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आपको सही में समझ में आया है तो आप ये बताइए कि एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 8, 6, 4 हैं, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? 8 आई कैप प्लस, ये तुमको समझ में आ गया? 4 कितना, बस डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ के कैप लिखेंगे। बताओ इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा? तो -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस कितना, के कैप हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाई अ क्या, स्केलर। अभी क्या है कि एक वेक्टर होगा, उसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक स्केलर से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए ये है वेक्टर ए, क्या है, तुमको हम समझाए थे ना बुला के, क्या है, वेक्टर ए है। अब हमको करना यह है कि इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वो स्केलर हम लेते हैं 2। क्या लेते हैं? सिर्फ अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो ये स्केलर ही ना है, सिर्फ अमाउंट बता रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो बताओ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2a बन जाएगा। अब ये एक नया वेक्टर ना हो गया, और उस वेक्टर को हमने कह दिया b, जो कि a को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है। तो सवाल है कि ये वेक्टर शक्ल से कैसा दिखेगा? तो ध्यान से सुनो, जब आप किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डायरेक्शन पर कभी भी असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन यही रहेगा, असर पड़ेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। आखिर 2 गुना हुआ है तो क्या हुआ है? मैग्नीट्यूड 2 गुना होगा, और मैग्नीट्यूड 2 गुना का मतलब हुआ लेंथ हो जाएगा 2 गुना। डायरेक्शन यही रहेगा, लेंथ 2 गुना हो जाएगा, वो दिखेगा शक्ल से कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा होगा कि लगभग इसका डबल है ये। बोलो ना, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस वेक्टर ए को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने का एक्चुअल में मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब आप बताइए तो डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव कांस्टेंट से तुम मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। अब तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आधा हो जाएगा बाबू। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आधा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ आधा हो जाएगा। इसका मतलब इतना सा आप बस वहां पे ड्रॉ कर लीजिए। आप समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है ये। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि अगर हमने किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -2 से।
किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सुनो, नेगेटिव साइन ना ऑपोजिशन को दिखाता है। ऑपोजिशन का मतलब हुआ कि तुम लोग प्लान बना के सेम कलर का टी शर्ट पहन के आए हो गया है? तुम चारों आदमी ब्लैक ब्लैक, सुनो सुनो सुनो, ये एक संयोग है क्या? क्या हुआ? अच्छा इधर देखिए, मैं कह रहा था कि अगर किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन ना, ये ऑपोजिशन दिखाता है। ऑपोजिशन का मतलब हुआ कि बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए के ऑपोजिट होगा। इसका मतलब हुआ कि ए इधर होगा ना, तो बाबू बी इधर होगा। बाकी मैग्नीट्यूड का क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड तो डबल ही होगा। बोलो, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है कि बी का डायरेक्शन ए के उल्टा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक तो लंबाई में डबल कर लेना, ऊपर से उसको उठा के पलट देना। बोलो, तो क्या डायरेक्शन एकदम उल्टा नजर आ रहा है और क्या मैग्नीट्यूड डबल नजर आ रहा है? ठीक उसी तरीके से अगर किसी ने -2 से डिवाइड कर दिया तो हालांकि ये माइनस साइन तो खैर ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा क्या? a/2, और माइनस कहाँ आ जाएगा? ऐसा सामने आ जाएगा। तो आप बताइए कि होने क्या वाला है? ये माइनस साइन क्या बताना चाह रहा है? कि b का डायरेक्शन a के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। इसका मतलब अगर a इधर है तो बाबू b इधर की तरफ होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a के मैग्नीट्यूड से आधा होगा। तो वो शक्ल से कुछ ऐसा दिखेगा। पलट भी दिया हमने क्योंकि सामने में माइनस आ गया, और मैग्नीट्यूड कैसा हो गया? आधा हो गया। क्लियर? तो देखो सब किताब में लिखा होगा। सही है, ठीक है। अब सुनिए, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब हुआ कि अब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कहीं अगर ए बी ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ए बी ऐसा लिखा हुआ है, और कहीं ए बी ऐसा लिखा हुआ है, क्या लग रहा है? तीनों में अंतर है कि तीनों सेम है? तीनों सेम है ना, ऐसा कहना चाह रहे हो? और बिल्कुल हमने यूज किया भी है। बोलिए, कहीं हम सिर्फ ए बी लिख देते हैं, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। कभी मन करते है तो बीच में ऐसा डॉट भी लगा देते हैं, तो इसका भी मतलब हुआ a इंटू बी। और एकदम फुर्सत है तो हम लोग बीच में ऐसा क्रॉस भी लगा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर साइन दे देते हैं। सही बात है, तीनों सेम है, लेकिन तीनों तभी सेम है जब a और b स्केलर्स हैं। क्या है? स्केलर है। अगर a और b वेक्टर्स हो जाएं तो ये हो जाता है मीनिंगलेस, यानी कि इसका कोई मतलब, दुनिया में तुमको कभी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसका और बाबू इसका मतलब है, और दोनों में कहीं से कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, वो दो टाइप का होता है। एक इस टाइप का होगा और एक इस टाइप। इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और मेरे ख्याल से ये नाम क्यों पड़ा, ये तुमको देख के समझ में आ रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि यहां दोनों के बीच में डॉट आया है, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस आया है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स होंगे कितने टाइप के बताइए? दो टाइप के। लेकिन सुनिए, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ना ओरिजिनल नाम नहीं है। ओरिजिनल नाम है स्केलर प्रोडक्ट एंड, और स्केलर प्रोडक्ट को ही प्यार से बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को प्यार से बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और नाम तो आपको, नाम ये क्यों पड़ा ये तो आपको समझ में आया ही। तो ए डॉट बी जब हम लोग करते हैं, बोलो बाबू। अच्छा हाँ, तो बीच में क्या आ गया? डॉट आ गया ना, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट है। और यहां क्या करते हैं? ए क्रॉस बी करते हैं, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन रुको एक मिनट, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? वो स्केलर आता है। कमाल की बात यह है कि ये भी वेक्टर है, ये भी
वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर होता है। बोलो, लेकिन यहां पर ना ये वेक्टर ये भी वेक्टर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे जो भी हाथी घोड़ा आएगा वो हम आगे देखेंगे क्या आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो एक वेक्टर होगा। तो चूंकि यहां रिजल्ट स्केलर आ रहा है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और यहां रिजल्ट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। बोलो, एग्जाम्पल की बात करें तो पहली बार जब डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा वो आपने वर्क में पढ़ा होगा। वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। नाम सुना है क्या, एफ डॉट एस। हाँ, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वर्क है वो क्या होता है, और ये स्केलर है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एरो का साइन नहीं दिया है। ठीक है, 12th क्लास में भी आपको कुछ डॉट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक फ्लक्स नाम की चीज पढ़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़िएगा तो वो होता है ई डॉट एस, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िएगा वो होता है बी डॉट एस। तो डॉट तो आ रहा है ना, जानना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहली बार जो आपको क्रॉस मिला होगा वो मिला होगा टॉर्क में, वो कुछ होता है आर क्रॉस एफ। अब क्या है, मैं टॉर्क आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज है। ये एक्चुअली रोटेशंस में यूज होता है। किसी चीज को अगर आपको रोटेट कराना है ना तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, टॉर्क। अगर आप टॉर्क नहीं अप्लाई करिएगा वो चीज रोटेट नहीं करेगा। तो ये क्या है वो देखा जाएगा आगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट भी एक वेक्टर ही है। सही है, चलिए बारी बारी से देखेंगे डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को। सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी। अब इसका आंसर स्केलर ना आएगा, यानी उसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी। ये कहां से आता है और ये क्यों होता है ये मैं आगे क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें बताइए ये ए क्या है, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अमाउंट ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। याद रखोगे, बोलो सब लोग मिलके, ए डॉट बी कितना होता है, भूलोगे कम से कम अगले साल भर तक ये भूलोगे नहीं भूलोगे। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, बोलो बाबू, और 10 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो? एकदम पॉसिबल है। जैसे मान लो जो खिलौना वाला गाड़ी हम लोग बचपन में खरीदते थे, चाबी खराब हो जाता था, निकाल के फेंक के क्या करते थे, उसमें हम धागा बांध लेते थे, धागा बांध के ऐसे खींचते थे। तो आप बताइए, आप जो फोर्स लगा रहे हो तो ऐसा तिरछा ना लगा रहे हैं, आप तो धागे के जरिए फोर्स लगा रहे हैं। जाहिर सी बात तो तिरछा लग रहा है, तो क्या हवाई जहाज बन जाता था क्या, हवा में उड़ता था, कहाँ चलता था, वो चलता तो जमीन पे ही था। तो फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। बोलो, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं। पूछा गया है, बताइए इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा, और हिंट दिया हुआ है कि वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट एस। तुम बताओ एफ डॉट एस को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अरे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो एफ डॉट एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा। चलिए बताइए एफ की जगह पे क्या लिखा जाए, सब लोग बोल रहे हैं ना, एफ का मतलब हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। एस का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, एंड कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्रीज। चलिए अभी क्या है कि 100 हो गया, और ठीक है अभी फिलहाल तो न्यूटन इंटू मीटर ही रखो। बोलो, और कॉस 60 डिग्री कितना हो गया, 1/2। कट के कितना बार में जाएगा,
50 बार में, और बाबू न्यूटन इंटू मीटर को ही प्यार से बोला जाता है जूल। तो इसका मतलब हुआ कि इस फोर्स का वर्क डन कितना हो गया, 50 जूल हो गया। 50 जूल वर्क किया है इसने, ठीक है। चलिए दोबारा समझना है, ये इसमें कुछ था ही नहीं दोबारा समझने वाला, ये तो सिर्फ फॉर्मूला था। एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कॉस थीटा, वैल्यूज पुट की, हमको आंसर मिल गया, ठीक है। बात करेंगे 3 केसेस की। द फर्स्ट केस इज फॉर लाइक वेक्टर्स इन विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज कितना, 0 डिग्री का मतलब होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेक्टर ए भी इधर ही है, वेक्टर बी भी इधर ही है। दूसरा केस है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बोलो बाबू, इसमें बताइए। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी दोनों के बीच का एंगल हम कितना लेंगे, 180 डिग्रीज लेंगे। तो वेक्टर ए अगर उधर है तो वेक्टर बी इधर की तरफ होगा। चलिए हम बात करेंगे ए डॉट बी की, तो बाबू वो होगा ए बी कॉस 0 डिग्रीज ना। कॉस 0 डिग्री सबको पता होगा कितना होता है, 1 होता है। तो ये होगा आपका ए डॉट बी बराबर कितना, सिंपल ए इंटू बी। बोलो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। यानी डॉट प्रोडक्ट कुछ और नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है ये। बोलो हाँ, अच्छा यहां हो, ये बताओ यहां पर ए डॉट बी कितना होगा, तो ए बी, और सबको पता है कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है, बोलो कॉस 90 होता है 0, तो ये 0, तो सब तो 0 ना। यानी इस केस में ए डॉट बी आने वाला है। और ये तो याद रखने वाली बात है कि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे कितना होता है, इवन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के कंडीशन के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी ने 2 वेक्टर दे दिया, बोला कि बताओ कि इनके बीच का एंगल क्या, बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या कर लेना, उनका डॉट प्रोडक्ट करा लेना। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। यहां पे देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस 180 डिग्रीज ना। कॉस 0 होता है 1, तो कॉस 180 होगा -1। आमने सामने आंसर्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -1, और मिला जुला के ये आपको ए डॉट बी मिलेगा कितना, माइनस ऑफ ए इंटू बी। तो हमको एक बात समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर, भले डॉट प्रोडक्ट के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है तो क्या है, लेकिन उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, बोलो, और इधर लगा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर ही 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है। हो सकता है भाई, जैसे मान लीजिए कि इस चेयर पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स लगाऊं, हाँ, मैं अगर इधर फोर्स लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ना हो रहा है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है। इस पेन को अगर छोड़ा जाए तो इसमें फोर्स कहां लगता है, और ये जा कहां रहा, सॉरी यार, क्या कर बाबू, इस पेन को अगर मैं छोड़ूं तो ये कहां जाएगा, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ऐसा। चलिए तो इस केस में आप बता सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा A इंटू बी। सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ डॉट एस होता है, लेकिन इस केस में एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री ना लिखोगे, तो कॉस 0 डिग्री कितना होगा, मैंने मिला जुला के इस केस में बस पता है कितना आएगा, एफ इंटू एस आएगा। क्या मतलब 10 न्यूटन इंटू कितना, 10 मीटर। और सुनो, 9th क्लास में जो आपने वर्क पढ़ा था ना, तो उसमें आपके टीचर ने बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली उन्होंने बस इसी एक केस के बारे में बताया था, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखा है,
100 जूल आएगा इसका आंसर। अब बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम ही डायरेक्शन में हो। जैसे देखो, इस पेन को अगर मैं ऐसे लेके जा रहा हूं तो बताओ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं हो गया? ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है या फोर्स लगा है, इधर 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे 10 मीटर का, इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस केस में बताइए, मान लीजिए फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 10 मीटर का। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी, मान लीजिए कि ऊख का कोई टेलर जा रहा है। अरे ऊख समझते हो? हाँ, उसमें चीनी मिल में नहीं जाता है तो जा रहा है। अब मान लो हमारे सामने से गुजरता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो ऐसा छोड़ थोड़े देंगे, पकड़ के उसको हम लोग खींचते। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार खिंचाइए जाएगा। अगर बहुत टाइटली बंधा हुआ है तो नहीं भी खींचा। अब मान लो बाबू नहीं खिंचा रहा है और तुम पकड़ के खींच रहे हो इधर और टेलर जा रहा है उधर और नहीं खिंचा रहा है, अगर मान लो ऊख उसमें से नहीं निकल रहा है तो क्या लग रहा है? पूरा का पूरा टेलर इधर चला जाता है क्या? ऐसा थोड़े होता है। फोर्स हम भले इधर लगा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली टेलर तो आगे ही ना जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्स इधर लगाइएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, बहुत भारी चीज, मान लो 500 केजी का कोई चीज मैंने थमा दिया कि इसको पकड़ के रखो, पकड़ाएगा तुमसे, वो कहां जाएगा? भले कितना हो फोर्स तुम ऊपर लगाओ लेकिन जाएगा वो नीचे। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स भले हम ऊपर लगा रहे हैं लेकिन वो जा रहा है नीचे। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? तो माइनस ऑफ ए बी का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो माइनस ऑफ 100 न्यूटन इंटू 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर का मतलब हुआ माइनस ऑफ 100 जूल। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ये चीज है। ठीक है, देखिए लिखा होगा, एग्जाम्पल नहीं दिया होगा लेकिन केस तीनों लिखा होगा बुक में। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, तो वो समझने के लिए डॉट प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर ना कुछ बातें कही जा रही हैं, पहले उसको हम समझते हैं। हालांकि ये ट्रिगोनोमेट्री में हमको पढ़ना था। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन ऐसा है इधर है, तो बताओ एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है?